प्यारे साथियों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम विषय को फिर से प्रारंभ करेंगे और मैंने कहा था मैं एक एक चीज करवाऊंगा और मौलिक अधिकारों को 3 पार्टों में, क्योंकि एक एक चीज आपको मैं करवा दूंगा कि यहां से अब आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने पाएगा। अगर आपको समस्त परीक्षा में अच्छा करना है भाई, कोई भी एग्जाम हो, जीएस में अगर फंस रहे हो तो आ जाइएगा प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आपको एक एक चीज करवाई जाएगी भैया, यहाँ पे एक एक चीज करवाई जाएगी। और अब हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो पहले आप सभी को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कौन से पढ़ रहे थे भैया? मौलिक। कौन से पढ़ रहे थे भैया? मौलिक। और मौलिक में क्या? अधिकार। क्या पढ़ रहे थे भैया? मौलिक अधिकार। अब आपको मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार हमारे जीवन में किस प्रकार से, आप देखिएगा, एक ऊर्जा, एक जीने का तरीका लेकर आते हैं। वो तो कल की क्लास में हम लोग सीख चुके हैं भाई। आप अधिकार को सीखते हैं। प्रथम अधिकार मैंने आपको बताया था कौन सा? समता का अधिकार। समता का अधिकार। और आप लोगों ने पिछली क्लास को देख लिया होगा, समता का अधिकार। और ये भैया है 14 से 18 के बीच में। 18, 14 से लगा के 18 समता के अधिकार की बात की जा रही कि भारत का हर नागरिक कैसा है? समान। कि हर नागरिक के साथ समान व्यवहार करेगा। कौन? सरकार, प्रशासन, न्याय, क्योंकि सब समान है। वही ये समानता दिखाने के लिए प्रथम अधिकार को हमने परिभाषित किया, समता का अधिकार। और इस समता के अधिकार में भैया प्रथम आर्टिकल आएगा भैया कौन सा? 14। पहला आर्टिकल कौन सा आएगा भैया? 14। अब इस 14 इसकी जब बात करेंगे तो ये 2 बात कहता है। ये कहता है विधि के समक्ष समता। किसकी बात करता है भैया? विधि के समक्ष समता की बात करता है। दूसरी बात, वाह, विधि के समान संरक्षण। तब ये बात समझिएगा, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष संरक्षण, कि ये क्या कह रहा है 14? कि भारत के हर नागरिक को एक गारंटी दी जा रही है कि भारत में जो भी कुछ होगा वो विधि के अनुसार होगा। यहां पर आप देखोगे विधि के अनुसार आपको संरक्षण दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो ताकतवर है वो कमजोर वर्ग को प्रताड़ित नहीं कर सकता। अगर कोई अमीर है तो गरीब को प्रताड़ित नहीं कर सकता। कोई अमीर है, गरीब है, तो आप देखोगे हम अमीर और गरीब के अकॉर्डिंग न्याय नहीं करेंगे। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, आपको बराबर अधिकार देता है हमारा संविधान। और आर्टिकल 14 यही कहता है, विधि के समक्ष समता, कि विधि के समक्ष समानता है और विधि के ही समान आपको संरक्षण प्राप्त है। तो ये एक क्वेश्चन सीधे पॉइंटों में याद कर लो कि भारत में शासन किसका है? तो भैया विधि का है। किसका है? कानून का राज है भारत में। किसका राज है भैया? कानून का राज है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भैया कि भारत में किसका राज है? तो कानून का राज है। ठीक है, तो आओ इसको देखो फिर से। विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण की बात कर रहा है तो आर्टिकल 14। पर इसके कुछ अपवादों में हम देखेंगे। अपवादों में आप देखो कि कई सारी छूटें प्राप्त है। जैसे आपने देखा होगा भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, इनको कुछ विशेषाधिकार हैं। विशेषाधिकार ये है कि जब ये पद पर होंगे तब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई मामला नहीं चलाया जा सकता।
क्योंकि आप देखोगे जो राष्ट्रपति होता है उसको सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और उस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है भाई। तो जो भी कराएंगे वो कराएंगे, उसने तो कुछ नहीं किया, उसकी बाध्यताएं हैं बातों को मानने की। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहीं पर आ जाओ और यहां पर जब आएंगे तो एक आर्टिकल आएगा 361 361। ये भैया बहुत ध्यान से इस आर्टिकल को करिएगा। 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल। तो भैया आप देखोगे राज्यों के राज्यपाल की बात कर दी गई, राष्ट्रपति की बात कर दी गई, राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति। ठीक है, अब इनके कहा गए विशेषाधिकार हैं। क्या है भैया? विशेषाधिकार। मैंने आपको बताया भी कि विशेषाधिकार क्या है, क्योंकि भैया ये काम ही नहीं करते हैं तो भाई इन पर हम मुकदमा क्यों पंजीकृत करें। तो आर्टिकल 361 ये देखिएगा अपवाद है, क्योंकि यहां तो बात करी विधि के समक्ष समता, विधि के सभी समान है भाई। क्या है? सभी समान हैं। पर यहां पर अपवादा स्वरूप आप देखिएगा हमने राज्यपाल और राष्ट्रपति को कई सारी छूटें दे दी भैया। क्या दे दी भैया? छूट दे दी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ो। वैसे आप देखोगे जो विदेश में राजनयिक हैं, जो बाहर हैं, उनको भी कई सारी छूटें हैं, पर अगली छूट की बात करेंगे तो आएगी 105। आर्टिकल कौन सा भैया? 105। एकदम स्टार वाली क्लास है, चुन चुन के सवाल पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, कोई कचड़ा नहीं भाई। एक बार अगर संपूर्ण सिलेबस कवर हो गया और आपने प्रयाग एकेडमी की क्लास ले ली तो जीएस की समस्या समाप्त। क्या हो गया भैया? जीएस की समस्या समाप्त। तो आइए 105 में क्या है? संसद के सदस्यों का, संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार। तो पहले तो याद करो संसद के सदस्यों का जो विशेषाधिकार है किस आर्टिकल में है? 105। अब ये है क्या, इस पर भी भाई प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी कि 105 में कौन सा विशेषाधिकार है भाई, क्या है 105 में। ठीक भाई, 105 में है क्या? तो कहा गया संसद का विशेषाधिकार है। ठीक है, तो आप संसद के विशेषाधिकारों को देखते हैं कि कौन से। जैसे आप बात समझे, संसद के अंदर एक पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष होता है। बात समझो कि संसद के अंदर एक पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष होता है। तो आप देखिएगा कभी कोई मुद्दा आया मान लीजिए और विपक्ष ने कोई आरोप लगाया गंभीर, और वो आरोप गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर बाई चांस उसने कुछ बोला और किसी बात के लिए बोला, प्रधानमंत्री को बोला या किसी को बोला, तो आप देखोगे कुछ गलत भी हो सकता है। और मान लीजिए वहीं पर उस सदस्य पर कार्रवाई करा दी गई कि वो कोई दस्तावेज लाया और वो दस्तावेज गलत था और उस पर कार्रवाई कर दी गई, उसे 10 साल की जेल, 5 साल की जेल में डाल दिया गया। तो आप बताइए, कभी कुछ गलत हो रहा होगा तो कोई सांसद बोलेगा? नहीं बोलेगा भाई। अगर कुछ गलत हो रहा होगा आगे तो उसको पता है कि अगर मुझसे कहीं भी कोई त्रुटि हुई तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब आप देखोगे उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कि समय समय पर वो अपनी मांगों को रखते रहें, सत्ता पक्ष निरंकुश ना हो जाए, इसलिए उनको सदन में बोलने की, कार्यवाहियों में भाग लेने की बहुत सारी छूटें हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं तथ्य। अगर गलत हुआ तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी भी पुलिस दरोगा या किसी भी न्यायालय में बात नहीं जाएगी। तो यही है भैया 105 संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार। क्या है? संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार। तो बात समझ में आई होगी आप सभी को। मैंने एकदम क्लियर किया है कि भाई कभी कभी थोड़ी थ्योरी भी जान लें, क्योंकि आपके एसआई की परीक्षा में आप देखोगे कूट
कथन वाले आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक लाइन लिखता है, फिर कभी कभी कहता है ए बी की सही व्याख्या है, ए बी की सही व्याख्या नहीं है। तो आगे चल के मैं, आप देखिएगा अगली क्लासों में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं और उन क्वेश्चनों के माध्यम से देखेंगे जो अब तक पढ़ा उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और मैंने कहा है कि मैं अगली सीरीज बस जल्द ही आने वाली है, वो भैया आईपीसी की है, वो भी बहुत मज़ेदार होगी। मैं सब अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, 1860 अलग, 73 अलग, 1990 आप देखोगे महिला कानून अलग, सबको अलग कर दूंगा, पर उतना ही जितना आपकी परीक्षा के परिदृश्य से महत्वपूर्ण है। और आपकी परीक्षा के परिदृश्य से यूपीएसआई वालों आपके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप पहले जुड़ जाएं तो आसान होगा, नहीं एग्जाम के बाद आप देखेंगे इसमें तो पढ़ाया गया था भैया, प्रयाग एकेडमी में चीज़ें पढ़ाई गई थी पर हमारी हो नहीं पाई। क्यों? हम जुड़ नहीं पाए प्रयाग एकेडमी के साथ। और जो भाई देख रहे हैं उनका काम है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अब आइए इसको कर दीजिए, ले लीजिएगा इसके स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे की ओर। तो मैं इसे अब करता हूं रफ। क्या कर देते भैया? इसको हम कर देंगे रफ। अब याद रखिएगा, अगर कोई व्यवस्था हम संसद के सदस्यों को देंगे तो वो व्यवस्था भैया राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी देनी पड़ेगी। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी भैया देनी पड़ेगी। तो अब राज्य विधानमंडल की आए बात करते हैं। तो यहां पर याद कर लीजिएगा 194 194। तो ये जो आर्टिकल है ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है भैया, पूछा जा सकता है। आए दिन आप देखिएगा संसद के सदन चलते हैं, वहां पर कुछ न कुछ तो बवाल मचना तय है, कुछ न कुछ तो बवाल मचना तय है। और वो बवाल आप देखोगे लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता है। आप देखोगे अध्यक्ष की कुर्सी पर कागज फेंकने तक पहुंच जाता है, लोग बेल में पहुंच जाते हैं। तो ये सब उनके विशेषाधिकार हैं। अगर कार्रवाई हो जाए तो मामला बिगड़ जाए। हाँ, अंदर कुछ कृत्य करते हैं तो उस पर केवल लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार होंगे। किसको अधिकार होंगे? लोकसभा अध्यक्ष। थाने नहीं जा सकते भाई, ठीक है। रोक रहा है आपको 105 और 194 और उन सदस्यों को दे रहा है संरक्षण। और यहां पर कहा गया संरक्षण नहीं मिलेगा, विधि के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो यहां याद रखिएगा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार। तो आप देखिएगा राज्य विधानमंडल के सदस्यों का एक विशेषाधिकार है। क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। क्या कर चुका भाई? बता चुका हूं भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो अगला एक और अपवाद पढ़ लो भैया, 361 का ए। कौन सा भैया? 361 का ए। अब यहां पर किसके विशेषाधिकार हैं? तो यहां से याद रखिएगा आपके प्रेस स्वतंत्रता नहीं, प्रेस के विशेषाधिकार। गड़बड़ हो जाएगा, विशेषाधिकार की बात कर रहा है कि पावर की बात कर रहा है। अब प्रेस के विशेषाधिकार 361 ए में क्यों शामिल किए गए, इनको कौन से विशेषाधिकार मिलेंगे? बात समझिए कि मान लो अब देखिएगा जैसे 2G, कोयला, ये सब घोटालों पर अगर किसी ने पर्दा उठाया है तो मीडिया है। आज की मीडिया नहीं भैया, वर्तमान समय की, पहले की बात कर रहे हैं। आज तो जो मीडिया है वो निष्पक्ष नहीं है। कोई किसी के पक्ष में बोल रहा है तो कोई सीधा विपक्ष बोल रहा है। आप देखिएगा वास्तविकता दिखाने वाला कोई नहीं है वर्तमान समय में। पर बाई चांस मान लो ही नहीं में किसी ने कोई घोटाला हुआ तो उसका आप देखोगे, आपने सुना होगा स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से चीजें लाते हैं कि उसी व्यक्ति से बुलवा देते हैं। वो बोल रहा होता है, कैमरा चल रहा होता है।
अब मान लो कोई आरोप लगा किसी पर, तो भैया अगर उस पर गलत आरोप लग रहा है तो आप देखोगे इसकी निजता का हनन हो रहा है, और निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, और उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, तो इस पर एक्शन हो सकता है। परंतु यहां पर इनको छूट दी गई इसलिए कि मान लो अगर किसी भी मीडिया कर्मचारी पर कोई एक्शन हो जाता है या उसको जेल हो जाती है, तो आगे चल के कोई भी साहस नहीं करेगा, कोई भी साहस ऐसे भ्रष्टाचारों पर से पर्दा उठाने का कोई प्रयास नहीं करेगा भाई, कोई प्रयास ही नहीं होगा। तो अब बताइए इस वजह से क्या किया गया, इस वजह से इनको हमने दिया है विशेषाधिकार। तो ये मैंने अनुच्छेद 14 में इतनी चीजें पढ़ाई भाई, एकदम नया तरीका। और नया तरीका पाना है भैया तो यूट्यूब आ जाओ प्रयाग के। और जिनको अभी भी समय मिल गया है एसआई में, जिनको जीएस में हो कोई समस्या और हैं उन्नाव क्षेत्र के, तो एक बार जरूर आए, एक बार जरूर आए, और आप देखोगे आपको मैं जीएस विषय को आसान कर दूंगा, एकदम आसान। ठीक है, तो इसका लें स्क्रीनशॉट और हम लोग भैया बढ़ जाएंगे आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला भाग कौन सा है, तो अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 15 है भैया। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है, और इसकी बात करते हैं। तो जो अब भैया हम लोग अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, रब भी हो गया। तो आइए तो अगला बात करते हैं किसकी, अनुच्छेद 15 की। तो यहां पर बात की गई भैया धर्म, किसकी बात की गई, धर्म। आप देखोगे आपको विभेद का प्रतिषेध कराता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, अगर आप करते हो तो उसके लिए उपचार है भाई, उपचार है हमारे पास, तो ऐसा नहीं कर सकता कोई भी नागरिक। ऐसा धर्म, धर्म के बाद आप देखोगे आपको मूलवंश, मूलवंश आपसे कह सकते जाति, आपसे कह सकते लिंग, आपसे कह सकते जन्म स्थान। क्या कह सकते भैया, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भैया याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति से अगर ऐसा कुछ करते हो तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपके मौलिक अधिकारों को नहीं देखा जाएगा। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि आप किसी को छेड़ें, आप किसी को धर्म के आधार पर प्रताड़ित करें, उसके मूल वंश के आधार पर प्रताड़ित करें, उसकी जाति के आधार पर प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको लिंग के आधार पर पढ़ रहे हैं, जन्म स्थान के आधार पर कर रहे हैं, तो आप भैया तैयार हो जाएं जेल जाने के लिए। इसके लिए नियम कानून सख्त हैं। तो आप, भारत का संविधान हर व्यक्ति को संरक्षित कर रहा है। आप देखोगे धर्म की बात कर रहा है, इसीलिए भारत आप देखिएगा सबसे सुरक्षित देशों में आता है भाई, क्योंकि मौलिक अधिकारों में धर्म की रक्षा की बात की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर आप नहीं टोक सकते कि वो किस धर्म का है। ठीक है, आप उसको मूल वंश के आधार पर टोकेंगे, जाति के आधार पर हम टोकते हैं, पर भाई आप देखोगे टोकते हैं। अगर टोकते ना होते तो ये हमें जरूरत नहीं थी, अगर प्रताड़ना नहीं हो रही होती तो इन अनुच्छेदों की, इन कानूनों की हमें कोई जरूरत नहीं होती भाई। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। तो यहीं पर आप देखिएगा इसी 15 में एक बात कही गई, वैसे तो बहुत बातें कही गई हैं, पर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं कि 15 में एक बात की गई सार्वजनिक, सार्वजनिक स्थलों की बात की गई कि आप किसी व्यक्ति को इन आधारों पर किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोक नहीं सकते। जैसे इन सार्वजनिक स्थलों में कोई भोजनालय हो सकता है, भोजनालय कि अगर आपने बनाया तो आप रोक नहीं सकते भाई, बंद कर दीजिए। जैसे आप देखोगे मनोरंजन पार्क हो गए, आदि जगहों पर हो गया,
आप इनको रोक नहीं सकते भाई। आगे इसी में जैसे कोई सार्वजनिक कुआं हुआ, सार्वजनिक तालाब हुआ, सार्वजनिक नल हुआ, इन पर आप किसी भी व्यक्ति को भी नहीं रोक सकते। आपका राइट नहीं है। अगर वो सार्वजनिक है, आपका निजी है, तो रोक सकते हो भाई, आपने अपने पैसे से लगाया है। पर जो आप देखोगे सरकारी कुआं हुआ, सरकारी कोई तालाब हुआ, सरकारी नल हुआ, इसे हैंडपंप कहते हैं, उन पर भी किसी को पानी भरने से नहीं रोका जा सकता। और किसी को भी मनोरंजन स्थानों में, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। पर एक बात आगे चल के इसी में आर्टिकल आ जाएगा 15(3) वाला। ये आर्टिकल पिछले यूपीएसआई में पूछा गया था। क्या किया गया था? यह पूछा गया था। अब इसमें क्या है, तो आप देखोगे एक बात कही गई, इतनी बातें होते हुए भी, कि किसी के धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई विभेद नहीं किया जा सकता। परंतु कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो आप देखिएगा यहां पर कहा गया कि राज्य, किसकी बात की गई? राज्य, महिला एवं, या महिलाओं कर लो, महिला एवं बच्चों, बालकों से कर सकते हो। बालकों को विशेष व्यवस्था दे सकती है, के संबंध में कानून बना सकती है, ऐसे भी कर सकते हो, और विशेष व्यवस्था भी कह सकते हो कि भाई अगर इनके लिए कानून आता है, इतनी बातों के बावजूद भी कानून आता है, तो उस कानून में कुछ विशेषता ही होगी। ठीक है, तो अब 15(3) में आप देखते हैं कि राज्य, महिला एवं बालकों को अगर कोई समस्या है तो उनके लिए कानून बना सकती। तब आप न्यायालय नहीं जा सकते कि भैया हमको नहीं मिल रहे, महिलाओं को मिल रहा है। इसमें प्रसूति सहायता को नहीं लेंगे भाई। ठीक है, तो इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ जाते हैं भैया आगे की ओर। ठीक, अब इसको हम करते हैं रफ। क्या कर देते हैं भैया? रफ करते हैं। तो आपको मैं 3 पढ़ा रहा हूं, फिर इसी में आप देखोगे आगे चल के सामाजिक शैक्षणिक आधार पर आप देखिएगा पिछड़ों की भी बात की गई। तो समस्त बातें हमारे संविधान ने हमको सारे राइट दिए हैं भाई। तो आइए देखते हैं। तो अब यहां पर महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं, और दूसरी बात हमने किसकी की? बालकों की। तो आप देखो कि मैं आपको एकदम बढ़िया से, एकदम विषय को आसान बनाते हुए, बिना इधर से उधर किए हुए, एक सीक्वेंस में चीजों को बताता हूं। तो आपका भी कर्तव्य है भाई, आपका भी काम है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। क्या करो? ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, अब हम जब बात करेंगे तो महिलाओं की बात करें, तो यहां पर आप देखोगे महिलाओं को क्या कर दिया गया है। आपने देखा होगा पंचायतें, कौन सी? पंचायतें। और पंचायतों में आप देखोगे, सीधी बात समझो, महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण दिया है? 33। और यहां पर आपसे देखिएगा लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, पर यह जरूरत है महिलाओं को आगे लाने की, क्योंकि उनके साथ ये हो रहा है। तभी आप देखोगे हमें उनको बराबर लाना है। क्या करना है? उनको बराबर लाना है। और अगर हमें बराबर लाना है तो भैया उनको हमें कुछ ना कुछ तो संरक्षण देना पड़ेगा। तो हमने कितने % दे दिया? 33। यहीं से याद रखिएगा, एक राज्य है जो 50% महिलाओं को आरक्षण दे रहा है, तो वो कौन सा भैया? बिहार। कौन सा भैया? बिहार। अब बच्चों की बात समझो, तो आप देखोगे बालकों से एक संविधान संशोधन आप लोगों ने सुना होगा, 86वां संविधान संशोधन। और इस 86वें संविधान संशोधन में आप देखिएगा बच्चों के लिए अगर 6 से 14 है तो उसको आप देखिएगा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। कैसा है भैया? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो यहां से आप देखिएगा 2 चीजें मैंने बताई कि किसी को सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोक सकते, तालाबों में पानी भरने से नहीं रोक सकते, पीने से नहीं रोक सकते, नहाने से नहीं रोक सकते। अगर आप रोकते हैं तो भैया कार्रवाई होगी। कैसी? पुलिस कार्रवाई।
तो आप इसका ले स्क्रीनशॉट और आप देखिएगा, एक एक चीज मैं बता रहा हूं, बस आपका काम है नोट्स। अगर परीक्षा में दबाव मुक्त होना है तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप स्वयं अपने भविष्य के निर्माता बने, अपने भविष्य के लिए स्वयं सोचें। और याद रखिएगा, जब आपका वर्तमान में काम करेंगे तभी भविष्य बनेगा। आज आप काम नहीं कर रहे हैं, आज आप पढ़ नहीं रहे हैं और आपको लगता है कि यूपीएसआई निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई? वर्तमान से भैया काम करें, वर्तमान को जिएं, भूत से कुछ सीखें और भविष्य से आशाएं करें। पर आप वर्तमान को जी नहीं रहे हैं, वर्तमान में वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा भाई? तो इतना याद रखें, बिना नोट्स के परीक्षा में जाना आपके लिए घातक साबित हो जाएगा। आपको कितना भी आता हो, वो 10 दिन आपके डिसाइड करेंगे अंतिम वाले कि आपने कैसे चीज़ों को व्यवस्थित करा। अगर नहीं कर पाए तो मामला बिगड़ेगा भैया, फिर मत कहिएगा, फिर मत कहिएगा। ठीक है, तो अगले इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल भैया कौन सा है? 16। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ से हम, आप देखिए एक एक चीज मैं आपको विधिवत तरीके से करा रहा हूं। कैसा? विधिवत तरीके से। आप भैया अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई भी क्लास इसके अलावा नहीं लेनी पड़ेगी, कोई भी क्लास नहीं लेनी पड़ेगी भैया। एक क्लास सब कवर, स्टार वाली क्लास, कंधों पे लगवाएगी स्टार भैया, वर्दी दिलाएगी, एसएससी जीडी दिलाएगी। आइए बस आगे चलते हैं। तो इसमें कहा गया लोक नियोजन जो आ रहा है, इसी से समझेंगे। लोक नियोजन के अवसर की समानता। क्या कह सकते भैया? कि लोक नियोजन के अवसर की समानता की बात करेंगे। तो जो लोक नियोजन के अवसर की समानता है वो भैया आपके आर्टिकल 16 में है। किसमें भैया? 16। अब ये कह रहा है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, इसका अर्थ है कि अगर सरकार कोई भी चीजें लाती है तो उसमें सभी को समान अधिकार देगी। कैसा देगी? समान अधिकार देगी। परंतु आप देखिएगा ऐसा है नहीं। तो ये मैंने भी बताया था, जैसे धर्म, लिंग के आधार पर विभेद नहीं है, फिर भी आप देखोगे जब हमें किसी को मुख्य धारा में लाना है, कहाँ लाना है? मुख्य धारा में लाना है, तो हमें भैया उनको थोड़ी मदद देनी होगी। क्या देनी होगी? थोड़ी मदद देनी होगी। और वो मदद आप देखिएगा इसमें कई आर्टिकल हैं, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5) उपखंड हैं, पर मैं इनको आपको ऐसे ही सुलझाता हूँ। तो मैंने कहा कि आप देखोगे कई व्यक्ति होंगे जो सामाजिक आधार पर पिछड़े होंगे, और ये कहा गया है कि आरक्षण जो होगा वो जाति के आधार पर होगा, जातिगत होगा। तो आप देखोगे कोई सामाजिक आधार पर पिछड़ा है तो उसे भैया आपको मुख्य धारा में लाना ही लाना है। क्या है? मुख्य धारा में लाना ही लाना है। इसी से आप देखिएगा समस्त संविधान संशोधन हुए हैं, चाहे वो 77 हो, चाहे वो 85 हो, चाहे आगे चल के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर आप बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर बात किसकी कही गई। आप देखोगे एससी का है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसके आरक्षण की व्यवस्था तो पहले से थी, पर यहाँ पर आप देखिएगा पिछड़ा, एक बात आई आगे चल के, पिछड़ा वर्ग। तो अब ये पिछड़ा वर्ग कौन है? क्या बात की गई? ये पिछड़ा। आप देखिएगा अति पिछड़ों को आप देखिएगा कि सामाजिक शैक्षणिक आधार पर भी आरक्षण दिया गया है। तो ये जो पिछड़ा शब्द है, ये पिछड़ा वर्ग है क्या? तो इसके लिए आप देखिएगा एक आयोग बना, वो हम कह सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रथम पिछड़ा आयोग। प्रथम पिछड़ा आयोग। अब ये प्रथम पिछड़ा आयोग करेगा क्या? बात समझिएगा। यहां से आपसे सीधा मान लो कह दे कि प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ, तो भैया जो प्रथम पिछड़ा आयोग है उसका गठन आप देखिएगा, आप देखोगे कालेलकर है। कौन से भैया? कालेलकर हैं। और कालेलकर की अध्यक्षता में पहली बार कालेलकर
की अध्यक्षता में आप देखिएगा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का काम था कि ये है कौन भैया, इस पिछड़े वर्ग को आप पता करिए कि ये पिछड़ा वर्ग है कौन। ठीक है, अब इसी कड़ी में आगे तो आप देखिएगा द्वितीय पिछड़ा आयोग, द्वितीय पिछड़ा आयोग। और ये जो द्वितीय पिछड़ा आयोग है आप देखिएगा इसका गठन हुआ 1979 में। भैया 16 पढ़ रहे हैं, 16 से ही हम चीजों को निकाल रहे हैं भैया कि 16 में एक एक चीज आपके सामने हो। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन 1979 में हुआ और इसमें अध्यक्ष जो है भैया कौन, अध्यक्ष जो है वीपी मंडल है, वीपी मंडल। अब आप देखिए कि वीपी मंडल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया इस आयोग ने और 1990 जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, मंडल आयोग, और इस मंडल आयोग की रिपोर्ट पर आप देखिएगा सरकार थी वीपी सिंह की। कौन से थे भैया, वीपी सिंह। और वीपी सिंह ने क्या किया, इस कानून को लागू कर दिया। जो सिफारिश यहां पर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने की उस सिफारिश को भैया लागू कर दिया। क्या कर दिया, लागू कर दिया बेटा। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर देखेंगे ये जो मंडल आयोग है इसने पिछड़ों को 27% का आरक्षण दे दिया। कितना आरक्षण दे दिया, 27। देखिएगा आने लगी बात आरक्षण की। वहां पर कहा जा रहा है लोक नियोजन के अवसर की समानता पर कहा गया कि जो पिछड़े हैं भैया उनको भी तो मुख्य धारा में लाना है, और उनको जब हम तभी लाएंगे जब उनको हम कुछ छूट देंगे। तो वही जो छूटे हैं भैया ये वाली है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो यहां पर आप देखिएगा 27% का आरक्षण हुआ। तो इसी के एवज में आप देखिएगा 1991 में आओगे। 1991 में अब क्या हो गया भाई, तो 1991 में भैया, तो 1991 में भाई आप देखोगे नरसिम्हा राव थे। कौन से, नरसिम्हा राव। और आप देखिएगा पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार है, पीवी नरसिम्हा राव, अब इनकी जो सरकार है आप देखिएगा एक बात करी, इसने कहा कि जो 27% पिछड़ों को मिल रहा है उसके साथ साथ आप देखिएगा ईबीसी एक नई बनाई, ईबीसी जो उच्च जातियां हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं जर्नल कैटेगरी। ठीक है, तो आप देखो ईबीसी है, ईबीसी के तहत आप देखिएगा इन ईबीसी को भी 10% का आरक्षण गया। कितने % का आरक्षण गया भैया, 10% का आरक्षण गया, दिया गया। मतलब आगे चल के इस 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है, बात समझ से रहिएगा कि ईबीसी को नरसिम्हा राव सरकार ने 10% की बात की और इस प्रस्ताव को आप देखिएगा आपके सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अब मामला भैया बिगड़ गया। तो अब आगे बढ़ते इसी कड़ी में। तो यहीं पर आप देखिएगा एक वाद आया और आपके लिए भैया आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग भैया आगे बढ़ते हैं। इंदिरा साहनी, भैया ये वाद आप देखिएगा, मैं आपको वाद भी पढ़ाते चल रहा हूं क्योंकि आपके परीक्षा में ये भी महत्वपूर्ण आप देखोगे भूमिका में होंगे, आपके एग्जाम में आ रहे होंगे और आप देखोगे ये विधि वाला क्षेत्र जुड़ जाएगा। अब ये जो वाद है आप देखिएगा यहां पर एक वाद आया, इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। अब आप देखिएगा इसमें कई बातें स्पष्ट की गई कि किनको आरक्षण दिया जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कहा गया जाति के आधार पर अगर आरक्षण दिया जाता है तो गलत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। पर आप देखिएगा यहां पर एक शब्द आया आगे चल के, क्रीमिलियर। कौन सा आया, क्रीमिलियर। और क्रीमिलियर जो शब्द है वो आगे चल के आप देखोगे कहा गया अगर इतनी बाउंडेशन लगाई गई कि अगर इसके ऊपर हैं आपके पास संसाधन, तो भैया आपके पास अगर संसाधन हैं तो आप पात्र नहीं होंगे इसके।
क्या होंगे? आप पात्र नहीं है इसके। तो यहां पर याद रखिएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का, उसमें कहा गया कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो मामला आप देखिएगा खारिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। और इसी कड़ी में एक याद रखिएगा, 103वां संविधान संशोधन, कौन सा? 103वां संविधान संशोधन आप देखोगे जिसमें EWS की बात की गई है, और आप देखोगे इसमें आर्थिक आधार पर इनको 10% का आरक्षण दिया गया। तो इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि लोक नियोजन के अवसर की समानता है। जब सरकार कोई भी उपक्रम लगाएगी, कोई भी नए योजनाएं चलाएगी, कोई भी चीज लाएगी, कोई भी नौकरी लाएगी, कुछ भी करेगी, तो वो सबको समान अधिकार देगी। पर कुछ कंडीशंस हैं जहां पर वो इस पर बाध्यकारी भी है कि ऐसा वो करे। ठीक है, तो ये हुआ आपका अनुच्छेद कौन सा? 16 में मैंने आपको पिछड़े वर्ग के बारे में बताया और वाद भी बताया कि कौन सा वाद ये कहता है कि 50% से आरक्षण की सीमा पार नहीं हो सकती। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, क्योंकि 1991 में आप देखिएगा नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, आप देखोगे EBS को 10% का आरक्षण दिया है और आगे चल के खारिज हो गया। ठीक है, और खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने और यहीं पर एक जजमेंट दिया है। ठीक, इसे आप सब याद रखेंगे बहुत कायदे से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग बढ़े आगे की ओर और हम इसको करते हैं रफ। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं तो आगे चल के आप देखिएगा आपका आर्टिकल 17, कौन सा भैया? अनुच्छेद 17। आप देखिएगा अनुच्छेद हम कम पढ़ा रहे हैं, पर आप देखिएगा यहां से एक एक व्यवस्था आपको बता दे रहे हैं कि जिससे आप परीक्षा में जाओ तो आपको अलग से चीजें नहीं पढ़नी पड़े भाई, अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़े। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर कहा गया अप्रस्यता का अंत। इसका मतलब आप कह सकते हो छुआछूत। किसकी बात कर सकते हो? छुआछूत कि मतलब जब ये बात कही जा रही है कि छुआछूत का अंत करेंगे, तो यहां पर भैया छुआछूत होगी भाई, इस समाज में छुआछूत होगी। और किसी भी सभ्य समाज के लिए भाई ये बात स्वीकार नहीं होनी चाहिए कि यहां पर छुआछूत है, लोगों में भेदभाव है, एक दूसरे को आप देखोगे छूने से आप देखोगे अपवित्र लोग कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा समाज में होता है तो उस समाज का विकास संभव नहीं है भैया। क्या है? विकास बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत, और इसके लिए भी आप देखिएगा कई कानून आए। उन कानूनों की बात करोगे तो जैसे 1955 में अस्पृश्यता आप देखोगे निरोध अधिनियम आया। कौन सा? 1955 में अस्पृश्यता निरोध अधिनियम। तो ये आप देखिएगा यहां पर ये अधिनियम कई सारे नियम आ रहे हैं कि किसी के साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। हमारा जो भारतीय संविधान है वो रोक रहा है। और इसके आगे आप देखिएगा 1989 में एक अधिनियम आया। कौन सा? 1989 में। और अधिनियम क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम। कौन सा आया? अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। तो यहां पर आप देखोगे जो ये 1989 में अधिनियम आया, यहां पर कई सारे प्रावधान किए गए। ये प्रावधान याद रखिएगा। 1955 अस्पृश्यता निरोध अधिनियम आया। इसके बाद आगे चल के हमने 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम लाए। और इसको आप देखिएगा 30 जनवरी 1990 में लागू किया। तो लागू कब कर दिया भैया? 30 जनवरी 1990। ये बात आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। क्या कर सकता है? पूछ सकता है। और अस्पृश्यता में याद रखिएगा कि आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर करते हैं, तो भैया ये बात आपको भुगतनी पड़ जाएगी।
ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते और सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। अब भैया बढ़ते हैं आगे की ओर और इसको कर देते हैं रब। तो अगला जो आर्टिकल है आप देखिएगा, पूरा समता का अधिकार खत्म होने वाला है और मैंने कहा था कि आपको मैं 3 क्लासों में इसको समझाऊंगा, क्योंकि आप देखिएगा थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझें जिससे आसान हो जाए चीज़ें। तो अब भाग 18 आर्टिकल की करते हैं। बात किसकी करते हैं भैया? आर्टिकल 18। तो अब आर्टिकल जो 18 है वो क्या कहता है, आइए देखते हैं कि आर्टिकल जो 18 है वो क्या कहता है। वो कहता है भैया उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो ये साफ साफ कह रहा है कि भारत में कोई उपाधि नहीं ली जा सकती। तो अब भारत में आप देखिएगा जो उपाधि है वो सेना या विधि संबंध में तो हो सकती है, अन्य कहीं पर नहीं हो सकती। तो ये चीज को याद रखिएगा कि जो उपाधि है सेना या विधि संबंधी सम्मान, क्या कह सकते हैं भैया? सेना की उपाधि कहाँ ले सकते हो? सेना या विधि संबंधी सम्मान। इसके अलावा भाई भारत में कोई उपाधि धारण नहीं की जा सकती। और यह भी याद रखिएगा, कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपाधि नहीं लेगा या कोई सम्मान नहीं लेगा। अगर भारतीय नागरिक आप देखिएगा विदेश से कोई सम्मान लेता है, याद रखिएगा भारतीय नागरिक को अगर विदेश से कोई भी सम्मान मिलता है, कोई भी सम्मान मिलता है, क्या है भैया? मिलता है, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। किससे? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। चाहे वो भैया भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भैया आपका राष्ट्र कोई भी हो, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यही कहा गया उपाधियों का अंत, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि 1954 में चालू किए गए नागरिक सम्मान, कौन से भैया? नागरिक सम्मान आपके उपाधि नहीं है। ऐसा आगे चल के आप देखोगे आया भी, तो इस मामले को सुलझाया गया कि जो 1954 में स्थापित नागरिक सम्मान है वो आपकी कोई उपाधि नहीं है। आओ देखते हैं नागरिक सम्मान में लगातार कौन कौन से 4 हैं। भारत रत्न, आप देखिएगा पद्म भूषण, कौन सा हो जाएगा भैया? पद्म भूषण। और दूसरा हो जाएगा भैया पद्म विभूषण। तो ये बात आप याद रखिएगा। और चौथा हो जाएगा पद्म श्री। तो ये हो गया भैया, इतनी बात टाइटल जरूर याद रखिएगा उपाधियों का कि। और ये जो नागरिक सम्मान है ये आप देखिएगा उपाधि ना हो के एक सम्मान है। उपाधियां अपने नाम के आगे लगाई जाती हैं, कर्नल जनरल आप देखिएगा लगाई जाती हैं, पर आप देखिएगा कोई सम्मान नहीं लिखता कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, क्योंकि ये सम्मान है। सम्मान को हम उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा हमारा भारतीय सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारा न्यायालय कहता है। तो आप देखिएगा आपका 18वीं आर्टिकल खत्म हो गया। और अगला हमारा जो है आप देखिएगा आपको मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आपके में आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप देखोगे धार्मिक अधिकार, और आप देखोगे संस्कृति के अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। और ये 5 अधिकार हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि चीज़ें यहाँ तक हो गई हैं आपके काम भर की। और इनके बस नोट्स बनाते रहे भाई, अगर नोट्स बनाते रहे तो आपके लिए आप देखिएगा ये चीज़ें बहुत बेनिफिट करेंगी। तो आज क्लास को यहीं देते हैं विराम, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे और वो हम वहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे और संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।